मेरा नाम है कपिल कौशिक। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेबल है तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। तो हमारे पास चार तरह के बिल होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इनके बारे में आपको कुछ बातें याद रखने वाली हैं जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। मनी बिल डिफाइन है अंडर आर्टिकल 110 ए टू एफ। फाइनेंशियल बिल डिफाइन है आर्टिकल 117 क्लॉज 1। एक्चुअली दो बिल होते हैं, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको पता ही होगा। ऑर्डिनरी बिल वे बिल होते हैं एनी बिल अदर देन मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन तीनों को छोड़कर जो भी बिल बचते हैं वो ऑर्डिनरी बिल ही होते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कुछ बातें याद रखनी है। लाइक इंट्रो, जैसे ऑर्डिनरी बिल कहाँ आप प्रस्तुत कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन क्या जरूरी है ऑर्डिनरी बिल के लिए, तो इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑर्डिनरी बिल के लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 3 के अंदर बिल है, वो ऑर्डिनरी बिल ही होता है, वहां पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। ये सिर्फ एक अपवाद है। अंडर आर्टिकल 3 जो बिल्स आते हैं उन्हें छोड़कर किसी भी ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट की पहले से रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होती है कि भाई पहले प्रेसिडेंट से पूछे कि भाई हम बिल जो है ना प्रस्तुत कर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, क्या कर लें। तो वहां पर प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं हाँ ठीक है कर लो। लाइक मनी बिल, मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी होता है। फाइनेंशियल बिल के लिए बिल्कुल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब है पास करने के लिए मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू पास। ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं, मनी बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं, फाइनेंशियल बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब आती बात अलग कि लेजिस्लेटिव पावर इन सभी बिल्स में किसकी कितनी कितनी है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी बिल के लिए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर की पावर रखते हैं, जबकि मनी बिल में लोकसभा की पावर ज्यादा होती है। कैसे? लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, और ये जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इसको पास करना होता है। अगर राज्यसभा इसको 14 दिन के अंदर पास नहीं भी करती है ना तो भी ये पास ही हो जाता है। तो यहाँ लोकसभा की पावर ज्यादा हुई ना। फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल तीनों में राज्यसभा लोकसभा इक्वल पावर होल्ड करते हैं। ठीक है, अब आती है बात डेडलॉक की। डेडलॉक उसे कहते हैं कि एक हाउस पास कर दे और दूसरा हाउस ना जा। मैं तो नहीं करता, मुझे बिल अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, या फिर दूसरा हाउस कह रहा है कि मुझे इसमें अगर आप ये संशोधन कर दो तो मैं पास कर दूंगा, और वे संशोधन पहले हाउस को मंजूर नहीं है, तो डेडलॉक आ गया ना, पास नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या डेडलॉक हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाती है। एक बात हो, ज्वाइंट सिटिंग में हमेशा बिल सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। मनी बिल में डेडलॉक पॉसिबल है क्या? नहीं, नो डेडलॉक पॉसिबल। क्यों? क्योंकि राज्यसभा अगर नामंजूर भी करती है तो भी 14 दिन के बाद वो ऑलरेडी पास हो ही जाता है। तो राज्यसभा की यहाँ पावर है ही नहीं लगभग। तो यहाँ पर डेडलॉक हो ही नहीं सकता। लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा ने पास कर दिया तो कर दिया, बस पास हो गया। राज्यसभा को 14 दिन मिलते हैं पास करने के, वो पास करती है, ठीक है। अदरवाइज वो भी ठीक है, बिल पास हो ही जाता है फाइनली। फाइनेंशियल बिल में अगर डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो दैट लॉ होगा ही नहीं, वो बिल खत्म हो जाएगा। नो जॉइंट सिटिंग पॉसिबल बिकॉज बिल कम्स टू एंड इन केस ऑफ दैट लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट एसेंट की। तो ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट चाहे तो एसेंट दे सकता है और चाहे तो वीटो अप्लाई कर सकता है, उसकी मर्जी होती है। मनी बिल में एसेंट देना जरूरी होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता। एज पर कन्वेंशन, कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट असेंट करता है। अब ऐसा क्यों है भाई? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही तो हमने बिल इंट्रोड्यूस किया था ना, तो कन्वेंशन है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट अपने एसेंट दे देंगे। अब फाइनेंशियल बिल में भी सेम है, प्रेसिडेंट मे गिव एसेंट और मे अप्लाई वीटो। क्लियर? चलिए, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने बिल पास कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो राष्ट्रपति को एसेंट देना पड़ेगा। पर यहाँ क्या है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन कहते हैं परंपरा चली आ रही है भाई, चलो ठीक है राष्ट्रपति कर ही देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में असेंट प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये पूरी आपके पास टेबल है, आप इसको 1 से 2 बार लेक्चर को देखोगे तो याद हो जाएगी। इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, don't forget to like the video and subscribe the channel and share the video. Thank you so much. Bye bye. Take care.